Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आधुनिक भारत चल रहा था, मॉडर्न इंडिया, और इसमें हम लोग बंगाल के शासक गवर्नर देख रहे थे, गवर्नर जनरल। और आज जो है इस गवर्नर की कड़ी में, गवर्नर जनरल की कड़ी में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लॉर्ड डलहौजी को, है ना। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 है। मतलब कि ये बुझिए कि 48 दो 50 8 साल का, है ना। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक एक करके देखेंगे। और लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 1856 ये कार्यकाल आपको याद रखना है। 1848 से 1856 किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में लॉर्ड डलहौजी चूँकि लंबा चैप्टर है, इसलिए इसमें हम दो पार्ट में लॉर्ड डलहौजी पार्ट 1 और लॉर्ड डलहौजी पार्ट 2, तो आज जो आप लोग यहाँ तक देख पाएंगे ये पार्ट 1 होगा। और इसके बाद अगली वीडियो जो मैं पोस्ट करूँगा उसमें डलहौजी का जो रेस्ट पॉइंट बचा हुआ है उसको ले लूँगा और दोनों ही पार्ट में वो एंड हो जाएगा। चलिए तो पहला पॉइंट क्या है, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं पहले पॉइंट के साथ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1856 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, 29 मार्च 1849 ईस्वी, 29 मार्च 1849 ईस्वी जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। देखिए क्या कह रहा है, लंबा सेंटेंस है। लॉर्ड डलहौजी का पहला पॉइंट है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। देखिए हम लोग आंग्ल सिख युद्ध चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसमें जो पॉइंट था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसे हम लोग देख चुके हैं। तो ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, यह 1848 से 1849 के बीच हुआ, है ना। और यह जो है तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। पंजाब का आप जानते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के साथ ही पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में हो गया, है ना। ब्रिटिश शासन में विलय कब हो गया? 29 मार्च 1849। ये द्वितीय सिख युद्ध के साथ ही विलय हो गया। 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। और जगत प्रसिद्ध जो सिख राज्य का हीरा था, सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, है ना, प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर था, वह महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और जीतने के बाद क्या किया, वह जो कोहिनूर हीरा था वह महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ये कोहिनूर हीरा जो था बहुत ही बेशकीमती हीरा है। ये भारत की गोलकुंडा के खान में निकला एक ऐसा हीरा है जो बहुत ही मतलब हीरे की दुनिया का बादशाह है। इतना अच्छा कोई हीरा दूसरा पूरे विश्व में नहीं है। बाबर ने जब पहली बार इस हीरे को देखा था तो कहा था कि इस हीरा से पूरे वर्ल्ड को 2.5 दिन तक भोजन प्रोवाइड किया जा सकता है, इतना बेशकीमती हीरा है यह कोहिनूर हीरा। ऐसे ही हमारा देश जो है सोने की चिड़िया नहीं कही जाती थी, कुछ चीज़ें हैं। और जानते हैं 1700 कुछ ईस्वी तक, 1738 या हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ ईस्वी तक गोलकुंडा जो है वह विश्व का प्रथम हीरे की खान हुआ करती थी पूरे विश्व में। 1738 या कुछ ईस्वी है, 1700 ही ईस्वी का कोई बात है, उसमें पूरे विश्व में कहीं भी जो है हीरा का खान नहीं था, वह गोलकुंडा सिर्फ भारत में था। तो उसी से निकला हुआ वह हीरा है कोहिनूर। और कोहिनूर के साथ बहुत सारी किंवदंतियाँ भी है। ये कहता है कि जो भी पुरुष शासक में हाथ में जाता है उसके लिए दुर्भाग्य और उसकी मौत का कारण बनती है। जितना भी शासक, कोहिनूर सिर्फ आज एक के हाथ में नहीं रहा, पूरे की जितना भी शासन प्रणाली आप देखेंगे, बाबर और इसको देख लीजिए, सबके साथ गया लेकिन किसी के हाथ में रहा नहीं। और साथ ही साथ जिसके हाथ में गया अगर वह पुरुष रहा तो उसको बर्बाद किया, उसके दुर्भाग्य का और उसके मौत का कारण कोहिनूर बना है। यह कोहिनूर की बहुत गंदी है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक पॉजिटिव बात क्या है कि जब भी ये किसी महिला साम्राज्य के पास गई, महिला शासिका के हाथ में गई या महिला स्वामित्व के हाथ में गई, तो उसके साथ ये अच्छा हुआ, उसका जो है कहीं ना कहीं और उसके हर चीज़ में इजाफा हुआ। मतलब उसके लिए जो है ये सौभाग्यपूर्ण रहा, लेकिन पुरुषों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, है ना। तो ये कोहिनूर भारत के गोलकुंडा में निकला। और कोहिनूर का अर्थ होता है आभा या रोशनी का बहुत बड़ा पहाड़, रोशनी का बहुत बड़ा पुंज, जिसको हम लोग कोहिनूर कहते हैं। ये एलिजाबेथ द्वितीय के पास वर्तमान में जो है एलिजाबेथ द्वितीय के हाथ में है, एलिजाबेथ द्वितीय के पास है, यह उसकी वर्तमान स्वामी है। और स्त्री के सौभाग्य सिद्ध हुई। साथ ही एक कहा जाता है कोहिनूर के साथ कि आनंद बाबू एक शासक थे जिन्होंने कि इस कोहिनूर हीरे को चख लिया था और चखने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए ये हो गया कोहिनूर के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध। यह जो रामनगर है, यह रामनगर गुंजारवाल जिले पंजाब में है। पंजाब का एक जिला है गुंजारवाल, वहीं पर यह रामनगर था, है ना। तो 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध,
16 नवंबर 1848 ईस्वी को, है ना। प्रथम कब लड़ा गया? 16 नवंबर 1848 ईस्वी को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध, देखिए पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतराल में 3 युद्ध हुआ। उसके अंतर्गत, है ना, युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम जिसको द्वितीय सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जिसको कहा गया, उसके अंतर्गत 3 युद्ध लड़ा गया था। उसमें प्रथम रामनगर का युद्ध था 16 नवंबर 1848 को, अनिर्णित मतलब कोई निर्णय नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा। दूसरा चिलियावाला, है ना, चिलियावाला का युद्ध। यह चिलियावाला अभी पंजाब में है, जो अभी वर्तमान में कहाँ चला गया? पाकिस्तान में, है ना। दूसरा चिलियावाला, इस युद्ध में अंग्रेज को बहुत नुकसान सहना पड़ा था। अनिर्णित दूसरा हो गया, अनिर्णित हो गया प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को। दूसरा हो गया चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, 13 जनवरी 1849 को, अनिर्णित मतलब इसमें भी कोई निर्णय नहीं हुआ। तीसरा युद्ध हुआ गुजरात का चिनाव नदी पे, है ना, गुजरात चिनाव नदी के किनारे, है ना, गुजरात नामक स्थान पर, है ना। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाव नदी के किनारे स्थान पर कितना? 12 मार्च 1849 को यह युद्ध हुआ है। 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। और इसमें क्या हो गए? सिख जो है वो बुरी तरह से पराजित हो गए, सिख लोगों की पराजय हो गई। तो यह जो तीसरा युद्ध है वह हुआ गुजरात में चिनाव नदी के, कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, चिनाव नदी के किनारे। तो अब आपको यह चीज़ याद रखना है, द्वितीय आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ उसके अंतर्गत 3 युद्ध लड़े गए। कौन कौन? तो सबसे प्रथम जो लड़ा गया वह रामनगर का युद्ध, प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी को। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। और तीसरा युद्ध गुजरात चिनाव नदी के किनारे, है ना, गुजरात नामक स्थान पर चिनाव नदी के किनारे 12 जनवरी 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। और यही जो तीसरा वाला जो आंग्ल सिख युद्ध जो दूसरा था, उसका जो तीसरा अंग हुआ, मतलब कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध हुए और जो तीसरा युद्ध हुआ वह निर्णायक हुआ और वह गुजरात के चिनाव नदी के किनारे हुआ। और 12 मार्च 1849 ईस्वी को सिख क्या हो गए? बुरी तरह पराजित हो गए। और इसी के साथ क्या किया? उसको अंग्रेज अपने शासन में मिला लिया, अपने में वो उसको हरा दिया और उसको मिला लिया। बाकी 2 युद्ध में अंग्रेजों को नुकसान सहना पड़ा है। तो चिलिया वाला युद्ध जो हुआ इसमें अंग्रेज को बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन तीसरा युद्ध में वह जीत गया। और तीसरा युद्ध में क्या हुआ? वह बुरी तरह से पराजित हो गया। तो यह देखिए, यह जो रामनगर गुंजारवाल वाला जो युद्ध था, यह आपका राजा शेर सिंह, इसके राजा शेर सिंह जो थे, जो इसके कैप्टन थे सिखों की तरफ से, और उधर अंग्रेजों की तरफ से था सर ह्यूग गफ। सर ह्यूग गफ जो थे वो रामनगर वाले युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें यह भी अनिर्णित रहा, मतलब कि कौन जीता कौन हारा कुछ नहीं, दोनों का नुकसान होकर रहा। ज़्यादा अंग्रेजों का नुकसान हुआ। चिलिया वाला युद्ध में जो 13 जनवरी 1849 को हुआ, यह भी अनिर्णित रहा, इसमें भी नुकसान अंग्रेजों का ही हुआ। लेकिन तीसरा युद्ध जो गुजरात में चिनाव नदी के नामक स्थान पर हुआ 12 मार्च 1849 ईस्वी को, इसमें सिख क्या हो गए? बुरी तरह से पराजित हो गए। तो यह तीनों युद्ध जो है इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि रामनगर का कब हुआ, है ना, चिलिया वाला का कब हुआ और गुजरात में चिनाव नदी किनारे कब हुआ। तो तीनों को 16 नवंबर 1848, 13 जनवरी 1849 और 12 मार्च 1849 इसको आपको याद रखना होगा। खैर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि इसको एकदम साफ करके सबको, जो अंग्रेज सिख युद्ध है उसको हम लेकर के आएंगे। इसको भी हम ऐसे पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको भी लेकर के आएंगे। चलिए, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। यह लोअर बर्मा जगह का नाम है, लोअर बर्मा और पीगू भी, ये दोनों जगह का नाम है। इस दोनों को भी कह रहा है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया? तो 1852 ईस्वी में। लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया? 1852 ईस्वी में। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। सिक्किम पर देखिए, अंग्रेज ये सब चाल चलते रहते थे। वो शासन अपने हाथों में लेने के लिए, पूरा एक छत्र शासन करने के लिए वो बहुत सारा चाल चलता था। यह जो दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है ये सही नहीं था। यह जो आप देखेंगे
कि डलहौजी ने सिक्किम पर, यह सिक्किम को जीतने का एक बहाना था डलहौजी का। डलहौजी ने क्या किया, सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया कि ये लोग जो है सिक्किम वासियों ने 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया, और उसी आरोप लगा करके वह हल्ला करते रहा, और 1850 ईस्वी में क्या किया, उस पर अधिकार कर लिया। देखते ही देखते सिक्किम क्या हो गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो यह सब एक चालबाजी थी कि किस प्रकार भारत के क्षेत्रों को अपने हाथ में, अपने कब्जे में लिया जाए, यह सब उसके लिए एक हथकंडा था। तो डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर क्या किया, 1850 में सिक्किम को अपने अधिकार में ले लिया। आगे बढ़ते हैं। 1850 ईस्वी में एक इनाम कमीशन, देखिए ये सब हथकंडा है, इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। अब देखिए ये सब क्या क्या चालबाजी है, यह सब एक तरीका है, सिर्फ एक बहाना बना करके दूसरे के हाथों की जो जिसके पास जो ज़मीन है उसको हड़प करने की एक तरीका है। क्या किया, 1852 ईस्वी की बात है। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन, एक आयोग लाया, इनाम आयोग या इनाम कमीशन की स्थापना की गई। और इस इनाम कमीशन में होता क्या था, इस इनाम कमीशन को बनाने का उद्देश्य ये था कि जो लोग बढ़िया से कर नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, उसकी ज़मीन को छीन लेना है। और यह चूँकि प्रभुत्वशाली तो हो ही गया था, और जैसे चाहता था उस तरह करने में भी सक्षम हल्का हल्का हो गया था, इसलिए धीरे धीरे यह सब हथकंडा अपनाते गया और समृद्ध शक्तिशाली बनता चला गया। तो ये क्या किया, 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य देखिए, इनाम कमीशन जो स्थापना किया इसका उद्देश्य क्या था, भूमि कर रहित, ऐसी भूमि जो कर रहित है, जिसका टैक्स नहीं दिया जा रहा है, कर रहित जागीरों का, जागीर का पता करके उन्हें छीनना था। अब बताइए, अब जो जागीर, जो व्यक्ति जो टैक्स जिस ज़मीन की नहीं मिल रही है, जिस ज़मीन का कर अंग्रेजों को नहीं मिल रहा है, उस ज़मीन को छीन लेना है। तो यह नीति क्या कहलाई, इनाम कमीशन कहलाई। और इसका उद्देश्य क्या था, जागीर रहित ज़मीनों को अपने कब्जे में करना, उसको छीन लेना। डलहौजी का शासनकाल, उसके व्यापगत सिद्धांत, सारा डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉ, ये बेहतरीन, देखिए कितना डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉ लैप्स जो है, यह भी बहुत ही घटिया काम किया डलहौजी ने। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापगत सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जो है डलहौजी को अधिक याद किया जाता है। अब ये व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। यह आप कहीं पर व्यापगत सिद्धांत पढ़िए, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स बोलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलिए, या फिर हिंदी में हड़प नीति कहिए। इसको क्या नाम रखा था, हड़प नीति। और ये हड़प नीति था भी एक तरह से। इसके तहत क्या कहा गया कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की एक नीति है। मतलब क्या, पैतृक सत्ता न होने की स्थिति में अगर व्यक्ति को, जो शासक है, उसकी कोई पैतृक वारिस नहीं हुई, अर्थात उसको अगर लड़का लड़की नहीं हुआ, तो वो जो जमीन है, वो जो साम्राज्य है, वह अंग्रेज के हाथ में हो जाएगा। यह नीति क्या कहलाती थी, व्यापगत नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बताइए ये कितना घटिया बात है कि अब जो भी शासक है भारत में, अगर वह अपना छोटा मोटा शासन चला रहा है और उसको अगर वह निपुत्र हो गया, उसको कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई, कोई वारिस नहीं, पैतृक वारिस नहीं हुआ, तो उसकी जो संपत्ति है, जो उसका मतलब कि आप समझ सकते हैं साम्राज्य है, वह अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा, वह ज़मीन जो है अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। इसी को कहा गया व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य में दे देने की नीति, ब्रिटिश राज्य में मिलाने की नीति जो है व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाती है। और इसी के कारण जो है आप जान सकते हैं कि झांसी की रानी, है ना, झांसी की रानी को कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ था, वो चाहते थे, डलहौजी सब चाहता था कि उसका साम्राज्य हम हड़प लें झांसी को। लेकिन झांसी की रानी को क्या था, एक दत्तक पुत्र था, उन्होंने इसको गोद लिया था, और वो चाहती थी कि मेरा जो साम्राज्य है उसका बाद में शासक, मेरा उत्तराधिकार, मेरा दत्तक पुत्र हो। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे, डलहौजी लोग, कि हम किसी भी तरह से उसका राज्य हड़प लें। मूल रूप से देखिए, ये सब जो बनाना चाहिए, जो कमीशन लाता है या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाता है, ये सब नौटंकीबाजी है, ये सब सिर्फ हथकंडा है। और हथकंडा इसलिए बनाता है कि आखिर आपसे अगर मान लीजिए हमको लड़ाई करना है, तो कोई ना कोई खोट तो खोटना होगा ना, तो ये सब एक खोट है। मूल रूप से वो प्रभुत्वशाली हो चुका था, वो ताकतवर हो चुका था, वो सिर्फ नौटंकीबाजी, ये सब जो नया नया हथकंडा कमीशन, इनाम कमीशन लगाता है, व्यापगत सिद्धांत लगाता है, ये सब मूल रूप से सिर्फ इसलिए था कि कोई बहाना से हम आपसे लड़ें, हम आपसे संपदा पर अटैक करें, आपके साम्राज्य को हम छीनें,
ये अब छीनने के लिए एक बहाना था, क्योंकि ताकतवर तो हो ही गया था, धीरे धीरे रहते रहते यहाँ पूरी तरह से वो उसका शासन तो हो गया था। ये सब बहाना से क्या करना चाहता था, बस सिर्फ लूटना और अपने अंदर, अपने शासन में अधीनस्थ अपने अंदर उसको विलय करना चाहता था। और लास्ट में वही किया, झांसी की रानी के साथ, वीर कुंवर सिंह के साथ क्या हुआ, वही सब हुआ। तो ये वही सब किया गया। चलिए, इस नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। अब देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए वो कितना राज्य को अपने अंदर कर लिया। देखिए, सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, सतारा को कर लिया 1848 ईस्वी में। जैतपुर बुंदेलखंड है ना, जैतपुर बुंदेलखंड में है। और संभल उड़ीसा, इसको 1849 ईस्वी में, है ना। और संभल उड़ीसा को 1849 ईस्वी में। बघाट हिमाचल प्रदेश, बघाट हिमाचल प्रदेश को 1850 ईस्वी में, हिमाचल प्रदेश बघाट को भी 1850 में अपने कब्जे में ले लिया। उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, और उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है इसको भी 1852 में अपने मिला लिया। झांसी 1853 ईस्वी में, झांसी देखिए, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनको भी 1853 ईस्वी में ले लिया और अपने मिला लिया उसके साम्राज्य को। और नागपुर 1854 ईस्वी में, नागपुर को भी 1854 ईस्वी में अपने में मिलाने में सक्षम हो गया, अर्थात अपने में विलय कर लिया। तो देखिए, इस नीति के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस नीति मतलब किस नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत या हड़प की नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य कौन कौन था। सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड में जो है ये जैतपुर बुंदेलखंड, और संभलपुर उड़ीसा, है ना, जैतपुर बुंदेलखंड में और संभलपुर उड़ीसा, इसको 1849 में, है ना, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, सतारा को 48 में, बघाट जो हिमाचल प्रदेश में है, बघाट को 1850 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है, इस उदयपुर को 1852 में मिला लिया, और झांसी को 1853 में, है ना, झांसी को 1853 ईस्वी में अपने में विलय कर लिया, और नागपुर को 1854 में, नागपुर को 1854 में खुद में विलय कर लिया, 1854 में नागपुर को। तो यह आपको पूछा जाता है कि सतारा जो है अंग्रेजी शासन में कब विलय हुई, 1848 में, जैतपुर बुंदेलखंड में जो है और जो संभल उड़ीसा में है ये कब अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ, 1849 में। बघाट जो हिमाचल प्रदेश में, ये कब जो है इसमें अंग्रेजी में विलय हुआ, अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ 1850 में। उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है यह कब विलय हुआ अंग्रेजी राज्य में, 1852 में हुआ। और झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। झांसी नागपुर देखिए 53-54 लगातार है, 49-50 यहाँ भी लगातार है। देखिए संभलपुर और जोधपुर ये हो गया 49 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, सतारा 48 में। तो इस तरह करके जो है कुछ राज्य जो थे उसको क्या कर दिया, व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उन्होंने क्या किया, अपने में मिला लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। 1856 ईस्वी में अवध को, 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, देखिए यहाँ क्या कर दिया, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। क्वेश्चन करेगा जब अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला गया तो अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। अवध राज्य संस्थापक कौन थे, सआदत खां थे। तो ये भी याद रख लीजिए। तो 1856 ईस्वी में, कब, 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आरोप में क्या लगाया कि अवध में कुशासन है, और अवध पे कुशासन का आरोप लगा करके क्या किया, इसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। किसको, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। देखिए तो ये सब क्या एक बहाना है, क्योंकि पावर तो उसके पास आ गया है, अब वो कुछ भी कुछ भी बहाना लगा करके कर लेगा। अब इसको कह रहा है कि अवध में कुशासन था और कुशासन हटा करके हम वहाँ सुशासन होना चाहते हैं, इसलिए अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लो। तो ये क्या है, जबरदस्ती पावर को इस्तेमाल करके ताकत के दम पर अपने पक्ष में, अपने साम्राज्य में मिला लेने का जो है एक बुझिए कि सिर्फ एक नौटंकीबाजी है कि वहाँ कुशासन है तो कहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा देता है, तो कहीं पर आप देखिए इनाम कमीशन लगा देता है और सबको क्या करता है, अपने अंग्रेजी अर्थी में मिला लेता है। तो 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन हो गया, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था सआदत खां। तो यहाँ दो बात याद रखिएगा, सआदत खां संस्थापक भी था किसका, अवध का, और अवध को जब अंग्रेजी राज्य में लाया तो वहाँ पर अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। इस सब का नवाब ही छाड़ दिया था, वाजिद अली शाह जितना भी है इस सब नवाब सब का हालत ख़राब कर दिया था अंग्रेज। चलिए 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया, है ना, और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया।
तो यह लॉर्ड डलहौजी के बारे में कह रहा है कि डलहौजी ने 1856 ईस्वी में तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। ये किसने किया? तो ये किया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में तोपखाने का मुख्यालय, तोपखाना का जो मुख्यालय था वह कलकत्ता से कहाँ कर दिया? मेरठ स्थानांतरित कर दिया, है ना, स्थानांतरित किया। और सेना का मुख्यालय कहाँ कर दिया? शिमला में स्थापित कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा सेना का मुख्यालय शिमला में किस गवर्नर जनरल ने स्थापित किया? तो वह किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। और तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ किसने स्थानांतरित किया? तो यह भी किया लॉर्ड डलहौजी ने। तो मित्र, आज लॉर्ड डलहौजी का पॉइंट यहाँ तक देख चुके हैं, और अगली वीडियो जो होगी इसके बाद की पॉइंट के साथ लॉर्ड डलहौजी पार्ट 2 हम अगले दिन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगता है, बहुत लिखना पड़ता है, और बहुत ही ये होता है, उसमें छुपाने की बात नहीं है। तो ज़रूर अगर देख रहे हैं हमको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।